जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर होगा दोस्तों इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को आज देखने वाले हैं दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों गुप्त वंश एवं आपके समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द्वितीय को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज की टॉपिक होगी दोस्तों छठवीं। इससे पहले दोस्तों 5 टॉपिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से संबंधित। 5वां टॉपिक था आपका मौर्य वंश सम्राट अशोक। आज का लेक्चर अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें जो एग्जाम में बार बार प्रश्न बना हुआ है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का छठवीं टॉपिक गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। गुप्त वंश ने 275 से लेकर 550 ईसा तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किसने किया था? श्रीगुप्त ने। तो इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए एग्जाम टाइम, ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो सके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य दोस्तों गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली, क्योंकि प्रथम लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने 319-335 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। एंड इससे पहले जो 5 क्लासेस हुई हैं दोस्तों, यानी 5 टॉपिक कंप्लीट किया गया है हिस्ट्री से संबंधित, वो भी महत्वपूर्ण थे। सभी चीज़ों को वहाँ से आप लोग जाइए, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आइए सभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें स्टार्ट है चैनल पर, तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न अवश्य एग्जाम के पॉइंट अब इससे महत्वपूर्ण होगा, तो इसे स्टार कर लीजिए एंड अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए आपका होगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय एंड 2 ऑप्शन इसी प्रकार से और होंगे। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं आगे अगला फैक्ट क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है दोस्तों कि वाकाटक शासक यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार दोस्तों, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने संपादन किया था? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों प्रवर सेन प्रथम ने, जो वाकाटक शासक था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। कन्नौज को महोदया या महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। किसे? कन्नौज को दोस्तों। ये कुछ उपनाम है, इसे भी आप लोग मेंशन कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में, ताकि आप सभी दोस्तों का एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। हर वीडियो में मेरे द्वारा, हर लेक्चर में इस चीज़ को बताया जाता है, ताकि जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं तथ्यों यानी क्वेश्चनों को बताए जा रहे हैं, उससे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन होगा दोस्तों। और संपूर्ण लेक्चर यानी सब्जेक्ट वाइज लेक्चर तो चैनल पर अपलोड है, वहाँ से सभी चीज़ों को समझते हुए उसमें से शॉर्ट नोट्स यानी की नोट को अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे अलग कर लीजिए, ताकि एग्जाम में समझते हुए चलेंगे। इतिहासकार बीसेंट स्मिथ ने, किसने? बीसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी रचना है दोस्तों? बीसेंट स्मिथ में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, तो इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए एग्जाम में अपने शॉर्ट नोट्स में। एक बार पुनः देखते हैं। इतिहासकार आपका बीसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उससे संबंधित किसे क्या कहा था? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। सभी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज चल रही हैं दोस्तों। हम इस समय करंट पीरियड में 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से सब्जेक्ट दोस्तों? आपका फर्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है आपका इंडियन हिस्ट्री, जो आपके सामने यह लेक्चर चल रहा है 6वां। एंड अगला दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है आपका इंडियन ज्योग्राफी, जो आपको अभी जस्ट इससे पहले लेक्चर अपलोड किया गया है, उसे भी आइए आप लोग जाइए देखिए जरूर। एंड थर्ड टॉपिक यानी थर्ड सब्जेक्ट चल रहा है आपका इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान चल रहे हैं दोस्तों। एंड अगला जो लेक्चर है आपका बिहार स्पेशल चल ही रहा है। एंड आर ओ की एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। जो मित्र
सभी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। एंड जो मित्र पहली बार फॉर्म को फिलअप करके एग्जाम देंगे, कौन आपका यूपीपीएससी पेट को, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप सही जगह सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें तैयारी कराई जा रही हैं K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। एंड बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। कौन आपका इलाहाबाद का जो अशोक का स्तंभ अभिलेख है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रशंसात्मक, ठीक है, किसका? आपका समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को सभी फैक्ट सभी तथ्य समझ में आ रहे होंगे। ये आपकी दोस्तों 6वीं क्लास होंगी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित। इसके पहले जो क्लासेस हुई हैं अभी तक की, जो 5 टॉपिक कंप्लीट है, उससे जाइए आप लोग जरूर सॉल्व करिए, मतलब सभी देखिएगा। और मुझे आशा है आप सभी मित्र अपना स्नेह एवं सहयोग की दृष्टि चैनल पर जरूर बनाए रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया था। परम भागवत के अनुसार अगर क्वेश्चन बनेगा तो परम भागवत के अनुसार ही बनेगा, लेकिन अगर परम भागवत की उपाधि पूछेगा तो आप यहाँ से समझेंगे समुद्रगुप्त को ही परम भागवत उपाधि धारण की थी। इस चीज़ को समझते हुए दोनों में अंतर समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है दोस्तों। इसे स्टार कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में, आप सभी थे इसे मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। किसे शक शासक कहा गया है? शक विजेता, तो समुद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य क्या है? अगला तथ्य दोस्तों, पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त किया था, कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। किसने? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी में प्रथम दशक में परास्त कर दिया था। किसे? रुद्र सिंह तृतीय को, और उसकी सत्ता को खत्म कर दिया था। यहाँ से इस चीज़ को समझते चलेंगे। एंड शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी भी कहा गया है। क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि रुद्र सिंह तृतीय को समाप्त कर, मतलब उसकी सत्ता को उन्मूलन कर ही उसे सकारी भी कहा गया है। किसे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा गया है दोस्तों। इस चीज़ को समझते चलेंगे। जो गुप्त वंश है दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण शासक के उपनाम एवं उपाधियां संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल यहाँ से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसा कि वीडियो के यानी लेक्चर की शुरुआत में ही कहा गया था, लेक्चर अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दोस्तों इसमें हम कुछ ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। किसे? इसको प्राप्त करने के बाद। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। एक एक फैक्ट वो भी आप लोग देखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं तथ्यों को। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो पहले से मैंने स्टार कर दे, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुआ था। कौन? आपका हुड़। आइए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। कौन? आपका ताम्रलिप्ति, जो गुप्त काल से संबंधित है बंगाल में, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। किसके साथ? चीन एंड लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। कब? गुप्त काल में, बंगाल में। तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे।
ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है एंड इसको भी आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट को दोस्तों यूपी ट्रिपल पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। आप सभी मित्र सही जगह सभी चीज़ों को समझ रहे हैं और चैनल पर बने हुए हैं। एंड जो मित्र नए होंगे या पहली बार फॉर्म फिलअप करे होंगे या अन्य मित्र होंगे तो सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें एकदम एग्जाम टू डेट एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सभी चीज़ें शानदार चल रही हैं चैनल पर। एक बार चैनल को जरूर वॉच करिएगा और अच्छा लगे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे। कौन आपके धन्वंतरी? प्रश्न पूछा जा सकता है। नौ रत्न संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे। कौन आपके? धन्वंतरी। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। और प्रश्न इस तरीके से बन सकता है दोस्तों कि नौ रत्न संबंधित हैं किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय एंड चंद्रगुप्त प्रथम एंड चंद्रगुप्त तृतीय। इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। इस चीज़ को समझते ही होंगे आप लोग। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। कौन आपके? भास्कराचार्य। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, इनकी एक रचना है दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि की रचना जिसका भाग लीलावती है। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे इस स्लाइड के, तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। जो ये लेक्चर है दोस्तों यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिबद्ध है ही, और साथ ही साथ अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी तब पर भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर है ये आपका। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये किसने कहा है? चीनी यात्री फायान के अनुसार कहा गया है, दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य होगा दोस्तों आपका, अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सती प्रथा से संबंधित है। आइए देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण अभिलेख से, या कह सकते हैं दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। ये तथ्य तो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं यूपी ट्रिपल एग्जाम के साथ साथ दोस्तों अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एरण प्रशस्ति यानी 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति को की स्त्री सती होने का उल्लेख किया गया था। इसी कारण इसका अभिलेखी साक्ष्य मिला है एरण से। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज के लेक्चर को यानी जो 6वीं लेक्चर है इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट महत्वपूर्ण है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। जो गुप्त संवत था ये किससे संबंधित था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम से। एंड गुप्त संवत की तिथि है 319 ईस्वी। इस तथ्य को याद करके रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 319। आइए आगे बढ़ेंगे। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। इस चीज़ को समझे हुए चलेंगे दोस्तों। अगला तथ्य क्या था दोस्तों? यहाँ से ही समझते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। किसने? गुप्त वंश के शासकों ने। इस चीज़ को, यह फैक्ट अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान देने वाला कौन सा वंश था? तो गुप्त वंश था। इसे मेंशन कर लीजिए एंड इन तीनों फैक्ट को मेंशन कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। यह प्रश्न बना हुआ है। किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गुप्त काल को। किसके कारण? कला एवं साहित्य की प्रगति के कारण। आइए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है तथ्य? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया है। किसे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को, जो सिंचाई कर होती थी उसे क्या कहा जाता था? किसे? गुप्त काल में उदक भाग अथवा विदक भागम। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द, जो शब्द दोस्तों यहाँ से देखिए ये शब्द महत्वपूर्ण होंगे। सिंचाई कर के लिए क्या उपयोग होता था शब्द? उदक भाग या विदक भागम। एंड गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग होता था। तो ये शब्द अति महत्वपूर्ण होंगे। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। कौन आपका? वारंगल। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के कारण प्रसिद्ध था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। और पहला किसके शासनकाल में हुआ था? आप लोग इससे पहले उस स्लाइड में हमने चर्चा कर लिया है किसके शासनकाल में। तो आप लोग वहाँ से समझते हुए चलेंगे और वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। और मेरा उद्देश्य यही रहता है दोस्तों
इसी लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तथ्य हों आपको तैयार हो जाने चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम जब आप लोग रिवीजन करें अपने शॉर्ट नोट्स का या वीडियो देखकर दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ। आइए आगे बढ़ेंगे। तोरमाड़ भारत का दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भित हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो इसे स्टार कर लीजिए। शतरंज का खेल होता है दोस्तों, ये गुप्त काल के दौरान ही उद्भव में आया था। एंड उस समय इसे क्या कहा जाता था? चतुरंग के नाम से, चतुरंग। एवं करंट पीरियड में नाम इसका होगा शतरंज। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। क्या आपका शतरंज? महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। हमने इसको देखा है पहले वाले लेक्चर में, तो उसे आप जरूर देखिएगा दोस्तों आप सभी मित्र। जो 5 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है हिस्ट्री से। आने हैं आपके दोस्तों 5, और टॉपिक है दोस्तों कई टॉपिक। तो आप लोग 5 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, हर सब्जेक्ट से 5 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग मान के चलिए 4 प्रश्न एज इट यहाँ से इस लेक्चर से मिल जाएंगे। एक आध प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो सभी दोस्तों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आपके माइंड के अनुसार, कह सकते हैं प्रेजेंट आप माइंड के अनुसार उस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। किसे? महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। और न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना गया है, जिन्हें अच्छपाद भी कहा गया। किसे? अच्छपाद किसे कहा गया है दोस्तों? गौतम को। और न्याय दर्शन के ये प्रवर्तक भी माने गए हैं। तो यहाँ तथ्य सभी महत्वपूर्ण थे इस स्लाइड के तथ्य। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए होंगे चैनल पर जरूर दोस्तों बने रहेंगे K95 एग्जाम पर। एंड वीडियो को एक बार जरूर फुल वॉच करिएगा दोस्तों, और एक बार चैनल को जरूर, जो मित्र नए होंगे चैनल को जरूर विजिट करिए। अगर चीज़ें अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट में आप लोग अपना कमेंट जरूर बताएंगे कि लेक्चर कैसा रहा। सभी सब्जेक्ट वाइज लेक्चर चल रहे हैं दोस्तों। इस समय करंट पीरियड में 3 से 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, और आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित चल रहा है, जो आपके लगभग ज़्यादा प्रश्न वहाँ से मिलेंगे, 10 नंबर आपके दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। ये जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर एवं स्थिति, ये तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक तरफ आपके मंदिर होंगे, इमारतें, दूसरी तरफ स्थिति। अजंता एवं एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन दोस्तों बीरभूम पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एलिफेंटा गुफा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड अजंता की गुफा, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। आइए आगे बढ़ेंगे। महाबलीपुरम मंदिर है दोस्तों, ये आपका पड़ता है मामल्लपुरम, कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में है। इसको भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा ये फैक्ट। सांची स्तूप, ये भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है, स्टार्ट कर लीजिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। सूर्य मंदिर काला पैगोड़ा कहा जाता है इसे, अन्य नाम काला पैगोड़ा है, कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में, इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। जो मेरे द्वारा स्टार्ट कराए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग केवल उतना ही पढ़ लेंगे तो शानदार बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में। सोमनाथ मंदिर आपका गिर सोमनाथ गुजरात। कैलाश मंदिर बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। महाबलेश्वर मंदिर अति महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में, मैक्सिमम आपके महाराष्ट्र वाले ही ऑप्शन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर सभी दोस्तों पता होगा, अब माउंट आबू राजस्थान में, इससे स्टार्ट भी कर लीजिए। एंड ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान, इसको भी आप लोगों को दोस्तों पता होगा। होयसलेश्वर मंदिर, ये आपका हेलबीड कर्नाटक में पड़ता है, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए मेरे द्वारा स्टार्ट कराए जा रहे हैं। सभी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मेरे द्वारा प्रश्न स्टार्ट कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। रामेश्वर तमिलनाडु, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये भी महत्वपूर्ण, स्टार्ट कर लीजिए। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, अब यहाँ से तमिलनाडु वाले हैं, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, याद करने का सबसे बेहतर तरीका कैसे है दोस्तों, इसको ऐतिहासिक जो क्या है आपके मंदिर हैं, तो दोस्तों तमिलनाडु वाले को तमिलनाडु में रख लीजिए, एंड कर्नाटक वाले को कर्नाटक में अलग कर लीजिए, एंड महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र में, उड़ीसा वाले को उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर वाले में। इस तरीके से याद करेंगे बांट कर, तो आसानी से सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा से संबंधित है, सभी दोस्तों पता होगा, क्योंकि हमने पिछली वाली कक्षाओं में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य लास्ट होगा, वैष्णो देवी मंदिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, सभी दोस्तों पता होगा। खजुराहो का मंदिर अति महत्वपूर्ण छतरपुर मध्य प्रदेश, ये स्टार्ट कर लीजिए। अब बताएंगे दोस्तों ये तथ्य कितना इंपॉर्टेंट था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितना तथ्य इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे द्वारा वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसे बता दिया गया था, ताकि आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक चीज़ों को समझते हुए
वीडियो को फुल वॉच करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। थर्ड ये आपका 6 लेक्चर था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।